नमस्कार साथियों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग के इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग की आने वाली परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोग बताइए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का टेस्ट पेपर होगा। इसमें आप लोग के साथ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के किस संदर्भ से प्राप्त हुए हैं, ये आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए। तो अगर आपने चूज़ किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, महदहा से। हमने आप लोग को बताया था कि आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। और महदहा से प्राप्त प्रमुख उपकरणों में से आपका ब्लेड मिला है, यहाँ से खुरचनी है, भेदक है, चांद्रिक है, त्रिभुज है, चांद्रिक त्रिभुज, समलम चतुर्भुज, ये सब आपको यहाँ से मिले हैं। और यहीं से सींग और श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सरायनहार राय की तुलना में ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों एक सवाल ये पेपर में उठ सकता है कि महदहा है कहाँ पर। तो महदहा जो स्थल है ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में स्थित है। तो ये है आप लोग का यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो दोस्तों चलिए आप लोग देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में आप लोग का विभक्त है, इसको बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, धौलावीरा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए आप लोग। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब होगा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुरु यानी कि राजा पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत प्रारंभ होता है किससे। शक संवत प्रारंभ होता है किससे। यस, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी से, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा शक संवत आप लोग का कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में जो है शक संवत को प्रारंभ किया था, 78 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। ऐसा कौन सा वो सोर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज की इंडिका, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। और इसकी सबसे प्रमुख रचना है इंडिका, जिसमें मैगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में डिवाइड किया था। तो मैगस्थनीज की इंडिका में जो है भारतीय समाज को 7 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया, जैसे कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और आप लोग का मंत्री। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इनकी किताब में फिलहाल किसी भी तरीके का जो है दास्तान नहीं थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से मैगस्थनीज की एक पुस्तक है आप लोग की इंडिका। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर डी, कुराल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तमिल भाषा में रचित कुरुल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। और इसके रचयिता जो है तमिल कवि तिरुवल्लुर थे। इसके रचयिता कौन थे, तमिल कवि तिरुवल्लुर थे। इस ग्रंथ में कुल 133 अध्याय हैं और 1330 कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। हाँ, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी, तोटवारियम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए बताइए।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ताराबाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यस, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित थी कितनी? बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा, लड़कियों की थी 14 साल और लड़कों की शादी की आयु थी 18 साल। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के टाइम में भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर यह चला है 62 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया है अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, अबुल कलाम आजाद। चलिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये कौन सा है? बिल्कुल, अगर आपने चूज किया है बेलग्राम अधिवेशन 1924, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेलग्राम अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? बिल्कुल सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ से मैजनी को। किसको माना यहाँ पर? मैजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि नवजीवन एम.के. गांधी, स्वराज्य टी. प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। देखिए, हमने आप लोग को एक बात बताई थी कि आपकी दी नेशनल हेराल्ड की अगर हम बात करेंगे तो समाचार पत्र का जो प्रशासन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में। और इस समाचार पत्र का हिंदी संस्करण का नाम था नवजीवन और उर्दू संस्करण का नाम था कौमी आवाज। हिंदी में जो नाम था उसका था नवजीवन था और उर्दू में जो आपका वर्जन था उस वर्जन का नाम था कौमी आवाज। तो ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन नामक पत्रों का संपादन किया है। तो डी वाला आप लोग का यहाँ पर जो है ये सही नहीं दिया गया है। अब एक तरफ आप लोग को यहाँ पर भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजा मित्र, नायक, तो ये किस किस भाषा के हैं ये बताना है। भारत मित्र था हिंदी भाषा का, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है 3, 4, 2, 1, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग बताइए कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की? बिल्कुल सही बताया, अगर आपने चूज किया है 21 अक्टूबर 1943 को, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है बाल गंगाधर तिलक को, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के संबंध में सही नहीं है? ए,
बी, सी या फिर डी? देखिए गलती आप लोग को जो दे रखी है ये जो है आपका एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आप लोग का सही नहीं दिया गया है। हमने आप लोग को बताया दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन का उद्देश्य देश के नगरों का व्यापक आधुनिकीकरण था। इस मिशन के दो घटक थे, एक था यूआईजी यानी कि शहरी आधारभूत संरचना यानी कि यूआईजी प्रशासन, और एक था बीएसयूपी शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं देना। तो दोस्तों ये आप लोग की प्रारंभ होकर 7 वर्ष रखी गई थी, ना कि 10 वर्ष। तो ये 7 वर्ष का एक प्रोग्राम था जिसको शुरू किया गया था 2005 और 6 के दौरान। तो इस ईयर में शुरू किया गया था 2005 से 6 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की सीमा ओवेनिस्ट नहीं है किसके साथ? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती है? बिहार के साथ। अगर आपने चूज किया है बिहार, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा यहाँ से बिहार। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत बताइए आप लोग। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत, यस वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ से राप्ती। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से राप्ती। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? वेरी गुड क्लास, गोविंद वल्लभ पंत सागर आप लोग का है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्न राज्यों में से किसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया? यस वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है सिक्किम, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा यहाँ से आप लोग का सिक्किम। निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 तक के लिए निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। एक बहुत ही विशेष प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए मार्च 2014 तक निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में मदुरै, लुधियाना और आप लोग का यहाँ से त्रिपुरा रखे गए थे। पानीपत का नाम इसमें नहीं रखा गया था, तो जिनका भी आंसर पानीपत आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए मैग्नीज का उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से भारत में ओडिशा पहले स्थान पर है। कौन सा है? ओडिशा। जबकि कोरापुट जो है आपका कोरापुट बॉक्साइट का मुख्य भंडारण वाला राज्य है। मैग्नीज के लिए आप लोग का ओडिशा है, ओडिशा जो है प्रथम नंबर पर है, जबकि कोरापुट ये है बॉक्साइट के मामले में। तो गलती रखिए ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाकी सारे सही है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? नवग्राम तेल क्षेत्र आप लोग का ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपने चूज किया है गुजरात, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आप लोग का गुजरात। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? चलिए बताइए। 37 क्वेश्चन, यस वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है श्रीलंका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाइए और बताइए कि यहाँ से सही जवाब क्या होगा। देखिए मानसूनी वन आप लोग के जो पाए जाते हैं, मानसूनी वन ये आपके हो गए सागौन तथा शाखू। मानसूनी वन कौन से हो गए आपके? सागौन और शाखू। विषुवत रेखीय वन में आप लोग का आता है महोगनी और आपका रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में आपका आता है आलू बुखारा और जैतून, आलू बुखारा और आपका जैतून। और कोलधारी वन के अंतर्गत आता है आपका चीड़ और फर। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 1, 2 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वर्ष 2010 में भारतीय पर्यटकों का सर्वप्रिय गंतव्य कौन सा देश था? निम्नलिखित में से वर्ष 2010 में भारतीय पर्यटकों का सर्वप्रिय गंतव्य कौन सा देश था? बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सिंगापुर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। लोक नगरीय
सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं किसमें। देखिए दोस्तों, लोक नगरीय सातत्य के विचार को मैक्सिको में किए गए अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 में प्रतिपादित किया था। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब मैक्सिको हो जाएगा। इसको 1941 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही विशेष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। जाम्बिया की सीमा ओवनिस्ट नहीं है, किसके साथ? देखिए, जाम्बिया की सीमा जो है बोत्सवाना के साथ ओवनिस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जाम्बिया जो है एक दक्षिण अफ्रीका का एक भू आवृत देश है, जिसकी राजधानी क्या है? जाम्बिया की जो आप लोग की राजधानी जो आपको दे रखी है वो है लुसाका। जाम्बिया की जो आप लोग की राजधानी तो क्या है? ये आप लोग के यहाँ पर लुसाका है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि जाम्बिया की राजधानी आप लोग की लुसाका है और इसके उत्तर में कांगो है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है, पूर्व में मलावी, मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया दक्षिण में है और अंगोला पश्चिम में है। तो इसके आसपास के जो लगे हुए देश हैं वो हमने आपको बता दिए। तो फिलहाल बोत्सवाना इसके साथ नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? देखिए, आप लोग के पेपर में जो है यूपी के भी क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। खैर, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं नागालैंड। नागालैंड का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1963 में। मेघालय की बात करेंगे, मेघालय का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1972 में। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम का गठन हुआ था आप लोग का यहाँ से 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश का जो आप लोग का गठन हुआ था ये हुआ था 1987 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आरोही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले नागालैंड, फिर आपका मेघालय, फिर सिक्किम, फिर आप लोग का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड की अगर हम बात करेंगे, 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड राज्य का लिंग अनुपात जो है 948 है, जबकि वहाँ की जो राष्ट्रीय औसत है वो है 943। जबकि गुजरात की बात करेंगे, गुजरात का लिंग अनुपात है 919 है, महाराष्ट्र का है 929 और मध्य प्रदेश का है 931। तो ऐसा कौन सा जो है राज्य है जिसका लिंग अनुपात जो है हमारे राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है? वो है 948 और ये है झारखंड का। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतर अंतर है, बहुत कम अंतर है? तो ये है आप लोग का मेघालय। ठीक है, देखिए मेघालय में जो स्त्री साक्षरता है वो है 72 और पुरुष साक्षरता है 75.95 और 95%। स्त्री की है 72.89। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो जिनका भी आंसर मेघालय आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 2 6 और 3 2 5। हाँ, केरल में देखिए 4 2 6, केरल में अंतर 4 का है, जबकि मेघालय में अंतर जो है आप लोग का केवल मात्र 3 का ही है, या 2 का मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग। तो सही जवाब हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? देखिए दोस्तों, 2001 की अगर हम जनगणना की बात करेंगे तो इसमें थी आप लोग की मिजोरम की। तो जिनका भी आंसर मिजोरम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि 2011 में जो नवीनतम जनगणना के आंकड़े हैं, तो नवीनतम जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो केरल की है। यह कहाँ की आप लोग की? केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोग को यहाँ पर बताना है कि जनगणना वर्ष 2001 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों, अगर हम यूपी की बात करेंगे तो ये ओडिशा से कम है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जानते हैं ओडिशा की साक्षरता दर है आप लोग 63.08 और यूपी की है दोस्तों आप लोग 67.7। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2001 की बात करें और 2011 की अगर हम बात करें, ये तो 2001 का बताया।
जबकि 2011 के मुताबिक भारत की साक्षरता जो है 74 है, जिसमें पुरुष हैं 82 और महिला 65। ये आप लोग याद रखिएगा। खैर, अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। यूपी की जो आप लोग की साक्षरता है दोस्तों 2011 में ये है 67.7% और ओडिशा की जो है आप लोग की 72.87 है, जो कि इससे कम है। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंग अनुपात 946 था? देखिए, हम आपको सारी बता, जैसे कि आपको दे रखा 1921, इसमें लिंग अनुपात था 955 था। 1941 में 945 रहा है। 1951 में लिंग अनुपात 946 रहा है और 1971 में लिंग अनुपात 930 रहा है। ये आंकड़े भी कभी कभी पेपर में आ जाते हैं अगर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका, अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी 1951, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वाला जो है वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से नागालैंड। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर नागालैंड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास में से विशेषीकृत किया जाता है? वेरी गुड दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। हमने आपको बताया था कि रेडफील्ड तथा सिंगर के मतानुसार प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को लोक परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। किससे? लोक परंपरा के विकास से। किससे? लोक परंपरा के विकास से। और ये है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यूपी के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा वाराणसी, गौतम बुद्ध, बागपत, संत रविदास नगर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाराणसी का क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का है 1442। आइए आपको बता दें यहाँ से। वाराणसी का दोस्तों है 1535। गौतम बुद्ध नगर का है 1442। बागपत का है 1321 और संत रविदास नगर का है आप लोग का 1015 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ क्षेत्रफल हैं यहाँ पर इन जिलों के। तो इन जिलों के क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, ये यूपी के जिले हैं। तो इस आधार पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? अगर आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।